दोस्तों आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, नीड फार्म मैकेनाइजेशन आत्मनिर्भर भारत। हम समझेंगे कि फार्म मैकेनाइजेशन होता क्या है, प्लस इसके क्या बेनिफिट रहने वाले हैं और क्या नुकसान रहने वाले हैं, कि क्या नेगेटिव हमें देखने को मिल सकता है और क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए अभी, उसके बारे में भी जानेंगे। और प्लस क्या चैलेंजेस हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे भी हम समझेंगे। तो इन टोटल इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो जरूर से इस वीडियो को कंप्लीट करें। अब ये वीडियो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये पता ही होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में ही अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेगमेंट से क्वेश्चन पूछती रही है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे एनसीईआरटी बैच के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जिन बच्चों को लगता है कि उन्होंने अभी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है और उन्हें एक फाउंडेशन चाहिए, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें वो महारत हासिल नहीं कर पाए, उन कॉन्सेप्ट्स को वो समझ नहीं पाए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेके आए हैं एक एनसीईआरटी कोर्स जो कि 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें इनरोल करने के लिए आप या तो हमें कॉल कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को dpp.onlyias.in पे। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आप सभी को पता है कि इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, मतलब अगर हम बात करें इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है। अब इस 50% पॉपुलेशन का जीडीपी में कितना शेयर रहता है, तो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1/3। तो आप ये समझिए कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें इन्वेस्टेड, बट जीडीपी में अगर हम रिटर्न की बात करते तो इतना नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि पॉपुलेशन यहां पर ज्यादा है, देखिए नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है और पैसे यहां से कम आ रहे हैं। मान लीजिए 100 लोग इसमें काम कर रहे हैं बट पैसे आ रहे हैं 50, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल लोगों के पास पैसा जो होगा इस एरिया में वो कम होगा। अब इसमें भी बहुत वैरायटी ऑफ रीजंस देखने को मिलते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। जैसे लैंड होल्डिंग की बात करें तो पंजाब में आप देखते हैं कि लैंड होल्डिंग का साइज ज्यादा है, वेयर एज आप बात करते हैं यूपी बिहार की, तो वहां लैंड होल्डिंग का साइज कम है रिलेटिवली। अब कम होने के पीछे कारण क्या है? पॉपुलेशन। तो क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड होल्डिंग कम है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर और कम प्रॉफिटेबल हो जाता है इन सब के लिए भी। लेकिन यहां पर हमारा फोकस रहने वाला है कि क्यों भारत में लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन देखने को मिलता है रिलेटिवली बाकी सभी कंट्रीज के मुकाबले। तो पहली दो चीजें जो आप ध्यान में रख सकते हैं, फर्स्ट थिंग कि अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी क्यों? देखिए, क्योंकि किसान हमारा गरीब है, इसके पास इतना सरप्लस पैसा नहीं है, तो ये फार्म के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट फार्म्स के ऊपर ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। अब क्योंकि आप इतना पैसा नहीं कमाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको क्या पता लोन मिल जाए, इस लोन से आप अपने जो फार्म की मैकेनाइजेशन है उसे कंप्लीट करने की सोचेंगे। बट प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि फॉर्मल सेक्टर से इन्हें बहुत कम लोन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि एक तो ये पढ़े लिखे इतने नहीं है और दूसरा फॉर्मल सेक्टर में आप ये देखते हैं कि बहुत से इफ एंड बट्स हैं, मींस बहुत कागजी कार्रवाई है, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब वो नहीं है तो आप इस लोन को नहीं पा पाएंगे। ऑल्दो फॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफी कम है, बट क्योंकि यहां से इन्हें लोन नहीं मिल पाता तो ये जाते हैं लाला या आप ये कह सकते हैं मनी लेंडर्स के पास। अब ये जो मनी लेंडर्स हैं अमूमन ये इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं कि जिसका आप असल तो छोड़िए ब्याज भी नहीं पे कर सकते, तो जिसकी वजह से अमूमन इनके लैंड तक छिन जाते हैं। ऑल्दो हर बारी फार्म मैकेनाइजेशन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ समस्या आ जाती है, कोई फैमिली मेंबर बीमार होता है, या आप ये देखते हैं कि किसी की शादी आ जाती है घर में, तो दोनों ही केसेस में आपको ये देखने को मिलता है कि फार्मर की कमर टूट जाती है उस लोन को चुकाते हुए। तो पहली चीज तो क्योंकि हमारे यहां पर जो मशीन अवेलेबल हैं वो काफी कॉस्टली हैं, इस कॉस्टली मशीन को पाने के लिए उनको चाहिए पैसा। अब खुद के पास नहीं है, लोन मिल नहीं सकता, मनी लेंडर से लें तो वो बहुत ज्यादा हाई रेट पे है, तो इस वजह से अफोर्डेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत कम रह जाती है इन मशीन्स की। जैसे एक ट्रैक्टर की बात करें, काफी कॉस्टली आता है, एक छोटा सा साधारण सा किसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दैट इज देयर। दूसरी चीज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्यों? देखिए, आप देखते हैं कई एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत एरिया बिहार का हो गया, झारखंड वगैरह का हो गया,
यहां पर हम इतनी मैकेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर पाए। क्यों? रीजन बीइंग एक्सेसिबल नहीं है ये एरिया। क्यों एक्सेसिबल नहीं है? कई दूर दराज के एरिया में आपको ये देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा रोड और बाकी चीजों का कंस्ट्रक्शन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना हमारे पास नहीं है, तो जिसकी वजह से आप इन एरियाज में इन मशीनों को नहीं पहुंचा पाते। अब एक्सेसिबिलिटी भी समझ में आ गया। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा आप कह सकते हैं रेलेवेंट है, बट क्योंकि बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में भी जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो इतनी दुरुस्त नहीं है, तो वहां भी एक प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी चीज यहां पर यह भी आ जाती है कि एक्सेसिबिलिटी इसलिए भी कम हो जाती है कि बिहार वगैरह में आप हर जगह, जैसे बिहार अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ उड़ीसा ऐसे एरिया की मैं बात करता हूं, तो यहां पर आप हर एरिया में दुकानें नहीं देखेंगे ट्रैक्टर्स की या मशीन्स की, या अगर मेरे को किराए पे लेनी हो तो रेंटल वाली भी दुकानें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये प्रॉब्लम होती है कि एक्सेसिबिलिटी ये इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं हम, जिसकी वजह से इंडिया में मैकेनाइजेशन थोड़ा कम है फार्म्स में। नाउ तीसरी चीज यहां पर जो आपको समझनी है, इंडिया में जो लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल है। अब लैंड होल्डिंग स्मॉल होने के कारण क्या है, पहले तो हम उसे समझते हैं। लैंड होल्डिंग स्मॉल होने का मतलब यह है कि खेतों का जो साइज है वो छोटा है। अब क्यों छोटा है? मान लीजिए एक किसान था रवि, इस रवि के पास एक लैंड था, मान लीजिए ये था 10 एकड़ का। ये 10 एकड़ का लैंड, इसके 5 बच्चे थे, इनमें डिवाइड हो गया 2-2 एकड़। अब इन 5 बच्चों के आगे हर एक के 2-2 3-3 बच्चे थे, तो धीरे धीरे करके लैंड का साइज जो पहले बड़ा हुआ करता था आज वो छोटा हो गया। अब क्योंकि लैंड का साइज छोटा हो गया तो इसकी वजह से यहां पर मशीन्स का इस्तेमाल करना उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा। अब क्यों? क्योंकि देखिए स्मॉल लैंड होल्डिंग में अगर आप मशीन्स को यूज करते हैं तो पहली तो मशीन की कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जो है आपके एग्रीकल्चर की, वो इंक्रीज कर देगी क्योंकि मशीन्स बहुत महंगी आती हैं। अब क्योंकि जो कीमत लगा रहे हो आप इनपुट पे, वो आउटपुट में आप रिकवर नहीं कर पाओगे, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप लॉस में जाएंगे। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि लैंड होल्डिंग स्मॉल होना भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण भारत के किसान मैकेनाइजेशन को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर इन द सेंस आज की डेट में जो किसानी है वो बहुत से लोग परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडियन इंडस्ट्रीज की बात करें तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना यहां पर जो मैन पावर है उसे अब्सॉर्व नहीं कर पाया और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज की डेट में भी लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा इंगेज है। मतलब सेकेंडरी सेक्टर हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए। ऑल्दो टर्शरी सेक्टर में आप ये देखते हैं कि आज की डेट में जो हमारा जीडीपी का शेयर है इसका काफी इंक्रीज हो चुका है पहले की तुलना में, बट स्टिल यहां पर इतनी इंप्लॉयमेंट हर एक को नहीं मिल सकती, बिकॉज यहां पर आपको चाहिए स्किल्स। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आप यहां पर वर्क नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से आप क्या देखते हैं कि अमूमन जो गरीब किसान होते हैं उनके पास कोई और ऑक्यूपेशन नहीं बचता है। मतलब मजबूरी में किसान है वो। अगर आज की डेट में भी हम किसानों को, जैसे उनके बच्चों को एक अच्छा अवसर दें जहां पर हम उनके लिए रोजगार पैदा कर सकें, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन वहां से शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ सकता है। तो यहां पर आपको यह समझना होगा। बट अब ये तो हमें समझ में आ गया कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्यों हम इंडिया में मैकेनाइजेशन परफॉर्म इतनी जल्दी से नहीं कर पाए। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर हम देखेंगे कि लाइक पॉलिटिकल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज क्या है? आप अमूमन देखते हैं कि जब वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है तो उसमें हम फोकस करते हैं कि हम लोगों को क्या फ्रीबीज दे सकें। फ्रीबीज इन द सेंस कि हम क्या चीज फ्री कर दे। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया, बिल माफ कर दिया, तो हमारा फोकस उन चीजों के ऊपर रहता है रादर देन हम कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करें। हम ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं फ्रीबीज में, जिसके बाद आपकी कैपिटल गुड्स के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट बचता नहीं, और ये एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टोटली लैक कर रहा है आज की डेट में। आज की डेट में अगर हम बात करें तो किसानी में इतना बेनिफिट नहीं रहा, क्योंकि जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हो आप उसके अवज में जो रिटर्न आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट एमएसपीज रिलीज करती है और फ्रीक्वेंटली किसान डिमांड करते हैं कि एमएसपीज को आप कैसे इंक्रीज करें। बट यहां पर हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि ठीक है एमएसपीज के ऊपर भी हम ध्यान रखें, बट साथ के साथ कैसे फार्म के अंदर इनपुट कॉस्ट को हम डिक्रीज कर सकें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और उसका एक पोटेंशियल सोल्यूशन हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ फार्म मैकेनाइजेशन।
अब इसे अगर हम परफॉर्म करते हैं तो इससे हम सस्टेनेबल और इफेक्टिव डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं फार्म सेक्टर में। और ये अगर इफेक्टिव और एफिशिएंट आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी फार्म सेक्टर में, तो लोगों के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। एंड पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव झुकाव भी है एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के प्रति। जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ये देखने को मिलता है। और साथ के साथ अभी हाल के दिनों में इंडिया की जो डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं फार्म मैकेनाइजेशन के ऊपर आजकल हमारा कोर फोकस रहता है। अब अगर हम फार्म मैकेनाइजेशन को परफॉर्म कर देते हैं, मतलब इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन हम इंक्रीज कर देते हैं, तो इससे बेनिफिट ये रहेगा, अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्शन लेवल काफी इंक्रीज हो सकता है, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट है आपकी जो मार्केट में वो डिक्रीज हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट की। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर फार्म मैकेनाइजेशन होता है, इससे राइस की जो अभी का हमारा प्रोडक्शन लेवल है उससे वो डबल हो जाता है। इससे बेनिफिट ये है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है इसमें राइस के प्राइसेस कम हो जाएंगे, प्लस हमारे पास इतना सरप्लस होगा कि हम बाहर इसे बेच पाएंगे। अब अगर ऐसा होगा तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ऑल्दो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस स्टेबलाइज हो जाएंगे, प्लस हम इंटरनेशनल मार्केट में जब एंटर करेंगे तो इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर इंक्रीज होगी। बिकॉज बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, अगर मैं सऊदीज की बात करूं वहां पर इंडिया का बासमती राइस बहुत फेमस है वहां पे, तो यहां पर हमारी जो सॉफ्ट पावर है बाकी कंट्रीज में वो इंक्रीज हो सकती है। दूसरी चीज, अब देखिए यहां पर मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में आपको बेचने के लिए बराबर अवसर भी मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो चुकी है, तो आपकी इनपुट जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम हो गई है। तो इससे फार्मर्स का जो सेविंग है वो इंक्रीज होगा। अब सेविंग इंक्रीज होगा तो इससे इकोनॉमी को ओवरऑल फायदा है। क्यों? देखिए जो सेविंग्स है इसको हम कहां पर रखते हैं, हम रखेंगे इसे बैंक में। बैंक में जब हम सेविंग्स को रखेंगे तो बैंक इससे क्रेडिट देगा। अब क्रेडिट देगा तो इससे इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं एक्सपेंशन देखने को मिलेगा आपको। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करेंगी तो यहां से आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बढ़ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि फार्म सेक्टर के ऊपर अगर हम वर्क करते हैं तो इससे हम इंडिया के अंदर और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है सभी क्रॉप्स वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वीट के केस में बेनिफिट देखने को मिलेगा या राइस के केस में। आप कोई भी क्रॉप उगा रहे हैं, चाहे पल्सेस उगा रहे हैं आप चाहे लाइक टमाटो उगा रहे हैं, पोटैटो उगा रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर की आप कोई क्रॉप उगा रहे हैं, तो उन सभी चीजों में भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर फार्म में मशीनरीज का इस्तेमाल होता है। अभी बात यह है कि जब हम मशीन्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, दैट इज ट्रैक्टर। बट ट्रैक्टर्स के अलावा हमें उसके बियॉन्ड भी जाने की जरूरत है। हमें हर एक ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और कैसे मैनुअल लेबर को हम कम कर सकते हैं, जो काम मशीन से इजीली हो सकता है। अगर उन चीजों के ऊपर हम फोकस करें तो इससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। बट ये जो आप बात करते हैं मैकेनाइजेशन, ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, पंजाब, हरियाणा और यहां पर अगर थोड़ा बहुत वेस्टर्न यूपी की बात करें, तो इस एरिया में मशीन्स और ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। बट यहां पर भी रीजंस नहीं है, क्योंकि लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई थी, तो इस वजह से इस एरिया में आपको मशीन्स का यूज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों? देखिए जब से मनरेगा आई है, एमजी नरेगा भी बोल देते हैं कई बार इसे, और उसके अलावा आप देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिली थी, तो तब से इन एरिया में शॉर्टेज चल रही है लेबर की। अब लेबर की शॉर्टेज चल रही है तो लोग प्रेफर करेंगे कि मशीन्स को ज्यादा इस्तेमाल करें। तो यहां पर हम मशीन्स का इनपुट ज्यादा देखते हैं, मतलब यहां पर मशीन्स आदमियों से ज्यादा काम कर रही हैं। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम बात करते हैं इस साइड ईस्टर्न यूपी की, देन बिहार की, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इस पार्ट की या ये सेंट्रल पार्ट की, तो यहां पर क्योंकि किसान इतने रिच नहीं है तो यहां पर मशीन्स वगैरह आपको इतनी इस्तेमाल होती हुई नहीं दिखेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि यहां पर स्मॉल लैंड होल्डिंग है लोगों की, तो इस वजह से भी यहां पर इतनी ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता। बट मशीन्स का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी एक संशय है। क्यों? क्योंकि आपको यह पता होगा जितनी ज्यादा मशीन्स को इस्तेमाल करेंगे
और अभी के सिनेरियो को अगर हम देखते हैं तो 50% हमारी एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रही है? प्राइमरी सेक्टर से। अब मशीन्स अगर ज़्यादा इस्तेमाल होंगी तो जो भी जैसे एग्रीकल्चर फील्ड के लेबरर्स हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार में कमी देखने को मिलेगी और उनके लिए हमें सबसे पहले ऑल्टरनेटिव डेवलप करना चाहिए सो दैट उनको ज़्यादा हार्डशिप का सामना ना करना पड़े। तो हमें ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि मैकेनाइजेशन करने से पहले हमें उनके लिए रोजगार डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले ही बहुत ज़्यादा है कोविड-19 के कारण, वो और ज़्यादा इन्हांस और इंक्रीज हो सकता है। अब देखिए पहली प्रॉब्लम तो हमें ये समझ में आ गई कि अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, बट दूसरी एक और प्रॉब्लम भी है। देखिए हम क्या करते हैं कि वन साइज फिट ऑल पॉलिसी अपना लेते हैं। वन साइज का मतलब यहां पर क्या है कि देखिए एक साइज का ट्रैक्टर है, वही सब जगह पर हम यूज कर रहे हैं। अब इसी चीज को आप समझें कि अगर ट्रैक्टर का साइज हम स्मॉल कर देते हैं, R&D वगैरह करके कोई नई ऐसी मशीन डेवलप कर लेते हैं जो ट्रैक्टर जैसा फंक्शन सेम परफॉर्म कर सके और जिसकी कीमत भी कम हो, तो कहीं ना कहीं हम मशीन्स का इस्तेमाल और बढ़ा सकते हैं। तो हमें अकॉर्डिंग टू जो यूज है उसके अकॉर्डिंगली ये डेवलप करना होगा। बिकॉज स्मॉल लैंड होल्डिंग ज़्यादा है इंडिया में, तो हमें जो ट्रैक्टर्स के साइज है उसको भी उसी अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। इसके बाद तीसरी मेजर प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट वैसे तो कहते हैं कि मेक इन इंडिया के अंडर हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर इंडिजिनियसली हम टेक्नोलॉजी को बिल्ड करें, बट यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ एक ऐसी भी स्कीम स्टार्ट की है जहां पर सब्सिडीज दी जाती हैं मशीन्स को प्रोक्योर करने में, ताकि किसानों के लिए मशीन्स को प्रोक्योर करना आसान रहे क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इसके लिए मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताता हूँ। स्कीम का पूरा नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये पार्ट है आपका नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी का, ताकि हम इंडिया के अंदर प्रमोट कर सके एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो वो टेक ड्रिवन हो, जिससे प्रोडक्टिविटी इनहैंस हो और एफिशिएंसी जो हमारे लैंड की है और मैन पावर की है वो इनहैंस हो। अब ऑल्दो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सब कुछ अच्छा ही तो है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कुछ डाटा के अकॉर्डिंगली जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2021 का रहा था, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 से लेके फरवरी 2021 के बीच में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, इंपोर्ट हुआ है, उसमें हम ये देखते हैं कि 71,000 करोड़ का तो हमने इंपोर्ट किया मशीन्स को, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि लास्ट 3 साल में 150% ऑलमोस्ट हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं इसमें से 63% जो मशीनरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइना से आ रही हैं, तो दैट इज अ ह्यूज थिंग। आपको ये समझना होगा कि यहां पर मेजर बेनिफिशियरी ये कंपनीज हैं रादर देन हमारे फार्मर्स, क्योंकि अभी भी इंडिया में ये टेक्नोलॉजी बन नहीं रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अभी भी डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है आपको फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सुधार लाने के लिए और भी बहुत से इनिशिएटिव लिए, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा आत्मनिर्भर कृषि के ऊपर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। तो इन टोटल हमने कोशिश तो की है कि हम कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छे से डेवलप कर सके, जहां पर फार्म मैकेनाइजेशन के ऊपर यानी फार्म से मशीनरी को प्रमोट करने के ऊपर हमारा खासा ध्यान है। बट यहां अभी जरूरत क्या है हमारी, हमें उसे समझना होगा। पहली चीज तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इंडिजिनस लेवल पे R&D को प्रमोट कर सकें सो दैट इंडिया में नई टेक्नोलॉजी का विकास हो। अब मान लीजिए टेक्नोलॉजी आ गई, बट ये टेक्नोलॉजी डेवलप करनी कैसे है, उसके लिए भी तो आपको डाटा चाहिए ना। तो इंडिया में हमें डाटा कलेक्ट करना होगा अबाउट अलग अलग रीजन्स में किस तरह की नीड है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी R&D को फोकस करें। जैसे मान लीजिए इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहां पर कुछ अलग टाइप के चैलेंजेस होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के, तो उस अकॉर्डिंगली रिसर्च होनी चाहिए। देन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हो सकता है यहां पर कुछ अलग तरह के चैलेंजेस हों। देन सदर्न पार्ट में हो सकता है कुछ अलग टाइप के चैलेंजेस हो। तो अकॉर्डिंगली हमें कि जिस एरिया की जिस तरह की डिमांड है उस अकॉर्डिंगली R&D को हमें फोकस करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब यहां पर R&D के ऊपर जब आप फोकस करते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होगी। तीसरी चीज, हमें इंडियन मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाना, मींस यहां पर जब आप टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो जब आपकी टेक्नोलॉजी बने इट शुड बी वेरी चीप, सो दैट आने वाले समय में हम ग्लोबली भी इसे बेच सके और इससे पैसा अर्न कर सके। तो इसके ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए।
अब अगर मशीनरी डोमेस्टिकली बनेगी तो एक तो हमारा बीओपी क्राइसिस के जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है, क्योंकि अभी भी इंडिया में क्रूड ऑयल की वजह से बहुत सा इंपोर्ट हम करते हैं और हमारा जो बीओपी है, अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो हमेशा स्क्रूड रहता है। मतलब ऐसा है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा हमारे को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को पड़ता है इंडिया की इकोनॉमी पे, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी इससे डिस्टेबलाइज होती है और इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलती है जब जब इंडिया में हाई इंपोर्ट रेट रहता है। अब यहां जो हमने ये स्कीम स्टार्ट की है, जहां पर हम बात करते हैं कि सब मिशन है आपके, जहां पर मशीन्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं हम, SMAM की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें फाइनेंशियल स्कीम्स को और ज्यादा बेटर स्ट्रीमलाइन करना होगा, जिसमें हम प्रमोट कर सके इंडिजीनियस डिजाइन्स को। हमें क्या करना होगा, जैसे इंडिजिनियस डिजाइन 70% हो या 80% हो, कुछ ऐसी अगर इसमें कंडीशन रख दी जाए तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट कर पाएंगे। या टेक्नोलॉजी को R&D के थ्रू इतना सस्ता कर दीजिए कि आप चाइना को कॉम्पीट कर सकें। दोनों में से कोई एक काम करना होगा। इसके अलावा एक बात और याद रखना, इंडिया में जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की, PLIs की, तो इसमें हम स्पेशल फोकस रखते हैं ट्रैक्टर्स के ऊपर। हाल फिलहाल में हमारी जरूरत यह है कि हम ट्रैक्टर्स के अलावा बाकी किस एरिया पे और फोकस कर सकते हैं, हमें उसे भी ध्यान रखना होगा। ट्रैक्टर सिर्फ फार्म मशीन नहीं है, उसके बियॉन्ड भी हमें सोचना होगा। अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अगर आप देते हैं तो इससे हम डोमेस्टिक लेवल पे अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे बेटर कर पाएंगे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को हम ये सिग्नल दे पाएंगे कि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा इंडिया से हम एक्सपोर्ट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर पाएंगे, ना केवल इस टेक्नोलॉजी का। अगर हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो वहां से भी। कंक्लूजन में हमें यह ध्यान रखना होगा कि इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री अभी तक फॉर फ्रंट पे रही है, बट अगर हमें सेल्फ रिलायंस अचीव करना है तो बाकी मशीन्स के ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। एंड यहां पर जरूरत है हमें स्ट्रैटेजिकली फाइनेंस को लॉन्च करने की, जिससे हम इन्हें अफोर्डेबल बना सकें। और इसके अलावा हमें रेंटल इनिशिएटिव्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि अगर किसान इसे खरीद ना पाए तो उनको रेंट पे लेने के लिए भी कुछ सुविधाएं वहां पर अवेलेबल हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया हो। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।